नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, स्पूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब है अलाउ सेवरल जॉब्स इन मेमोरी टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। और टाइम शेयरिंग की बात करें तो अलाउ मैनी यूजर टू शेयर ए कंप्यूटर साइमल्टेनियसली बाय स्विचिंग प्रोसेस फ्रीक्वेंटली। तो आपको यहाँ से दो का इजीली पता लग जाएगा। तो बी वाला मैच हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो बी 1 से इस वाले ऑप्शन में और इस वाले में, तो मतलब कि ये दो ऑप्शन आपके कट आउट हो चुके हैं यहाँ पे। अब सी वाला 4th से मैच हो रहा है, तो सी वाला 4th से इस वाले ऑप्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाला आंसर होगा आपका। अब ए जो होता है वो आपका स्पूलिंग, स्पूलिंग का मतलब है ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट एंड कंप्यूटेशंस। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इसका मतलब होता है एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज अमंग जियोग्राफिकली डिस्पर्स कंप्यूटर इन ए ट्रांसपेरेंट वे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्यूज हैव डिफरेंट प्रायोरिटी। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि आप मल्टीपल क्यू यूज करते हो, इसमें मल्टीपल क्यू, और यहाँ पे हर एक क्यू की जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हर क्यू की प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी, डिफरेंट रहती है इन केस ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अगर प्रायोरिटी की बात करें हम तो यहाँ पे हाई टू लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हाई टू लो प्रायोरिटी रहती है आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की यहाँ पे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, इसलिए डिफरेंट प्रायोरिटी रहती है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ईच क्यू में हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि आप क्यू 0 में हो सकता है आरआर एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, Q1 में यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो हर एक क्यू के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम पॉसिबल है। नेक्स्ट है प्रोसेस आर परमानेंटली असाइंड टू ए क्यू, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि जब हम बात करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस परमानेंटली असाइन होते हैं टू ए पर्टिकुलर क्यू। बट इन केस ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोसेस आर नॉट परमानेंटली असाइन टू ए क्यू। तो यही डिफरेंस है बिटवीन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में। तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट है आपका दिस एल्गोरिथम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैच ए स्पेसिफिक सिस्टम अंडर डिजाइन, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU। It is an associative memory to store TLB. It is a technique of supporting multi-programming by creating dynamic partitions. It is a chip to map virtual address to physical address. It is an algorithm to allocate and deallocate main memory to a process. तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन बताना है MMU का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। इट इज ए चिप टू मैप वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। तो जो MMU होता है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि इंप्लीमेंट होता है एज ए चिप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इनटू फिजिकल एड्रेस इन मेन मेमोरी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एड्रेस ट्रांसलेशन और मैपिंग। तो आपने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ी है तो वो हम यूज करते हैं, जो आपका CPU एड्रेस जनरेट करता है एक वर्चुअल एड्रेस, उसको हम मैपिंग करते हैं उसकी फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी का एड्रेस रहता है तो उसमें हम मैपिंग करते हैं, तो वर्चुअल एड्रेस की मैपिंग होती है फिजिकल एड्रेस में थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है in allocation method for disk allocation in a file system, insertion and deletion of the blocks in a file is easy. तो index, linked,
कंटिग्यूअस या बिट मैप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिंक्ड एलोकेशन मेथड। तो लिंक्ड एलोकेशन मेथड में क्या रहता है आपका, यहाँ पे जो भी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक एज ए लिंक लिस्ट सेव रहते हैं, एज ए लिंक लिस्ट सेव किए जाते हैं। अब लिंक लिस्ट में आपका पॉइंटर यूज होता है। क्या यूज होता है? पॉइंटर। अब पॉइंटर की वजह से यहाँ पे इंसर्ट करना और डिलीट करना इजी है ब्लॉक्स को, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका लिंक्ड एलोकेशन मेथड। लिंक्ड एलोकेशन मेथड। क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लॉक है वो एज ए लिंक लिस्ट स्टोर होते हैं, और लिंक लिस्ट में क्या यूज होता है? पॉइंटर। अब पॉइंटर की वजह से हम इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक को। नेक्स्ट है इन प्रीपोजिशनल लॉजिक P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे ये डबल इम्प्लीकेशन यूज हुआ है आपका, डबल इम्प्लीकेशन। अब ये बताना है ये इक्विवेलेंट इनमें से किसके है? A है, B है, C है या D है? और यहाँ पे नेगेशन का मतलब है नोट। तो अगर हम डबल इम्प्लीकेशन की बात करें, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन, तो इसका मतलब होता है आपका P दिस इम्प्लाइज Q एंड Q दिस इम्प्लाइज P। अब P दिस इम्प्लाइज Q को हम फर्दर लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, एंड अब Q दिस इम्प्लाइज P को भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q और P, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होते हैं। P दिस इम्प्लाइज Q ये इक्विवेलेंट होता है आपका नेगेशन ऑफ P और Q के, और P डबल इम्प्लीकेशन Q ये इक्विवेलेंट होता है आपका P दिस इम्प्लाइज Q एंड Q दिस इम्प्लाइज P। तो आपको ये याद कर लेनी है, ये कुछ प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ पे। तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आंसर होगा जो कि आपका बी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट आपका इन ए बाइनरी हेमिंग कोड द नंबर ऑफ चेक डिजिट्स इज आर देन द नंबर ऑफ मैसेज डिजिट्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे अगर हम हेमिंग कोड की बात करें तो ये कोड यूज होते हैं फॉर एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन में। तो एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन में यूज होते हैं आपके हेमिंग कोड। यहाँ पे हम पैरिटी बिट ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चेक डिजिट्स इज आर या नंबर ऑफ पैरिटी बिट इज आर देन द नंबर ऑफ मैसेज डिजिट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर r माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। मैच द फॉलोइंग यूनिक सिस्टम कॉल्स एक्स, ब्रेक, वेट और आपका फोर्क। तो फोर्क यूज होता है आपका टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस, और वेट आपका यूज होता है ए प्रोसेस सिंक्रोनाइज विद टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका डी का फर्स्ट आएगा, डी का फर्स्ट, तो यहाँ पे तीनों में डी का फर्स्ट है, और वेट आपका फोर्थ, तो सी का आपका 4 आएगा। तो पहले 2 ऑप्शन है, तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन यहाँ पे कैंसल आउट होते हैं। अब आपका आंसर ए और बी में से होगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेक BRK इस कमांड की बात करें तो ये यूज होती है टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ डाटा रीजन। तो इस कमांड का यूज किया जाता है टू एडजस्ट द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम्स डाटा सेगमेंट इन ए मेमोरी। तो एक टाइप से ये डिक्रीज या इंक्रीज करने का काम करती है। तो यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पे बी का आंसर है थर्ड इस वाले में। तो सी का 4th, डी का 1 और आपकी फर्स्ट ए इसका मैच हो जाएगा फिर सेकंड वाली से।
तो X command invokes another program overlaying memory space with a copy of an executable file. तो इस कमांड का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस द करंट सेल प्रोसेस विद ए न्यू प्रोग्राम। एक टाइप से इसका मतलब ये होता है आपका कि आप रिप्लेस कर रहे हो करंट सेल प्रोसेस को विद ए न्यू प्रोग्राम, या इन्वोक अनदर प्रोग्राम ओवरलेइंग मेमोरी स्पेस विद ए कॉपी ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फील्ड्स इन टीसीपी हेडर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द सेंडर हैज नो मोर डाटा टू ट्रांसमिट। अगर हम टीसीपी हेडर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फ्लैग्स यूज होते हैं, जो फ्लैग यूज होते हैं, ये आपकी कंट्रोल फील्ड में यूज होते हैं। तो कौन कौन से फ्लैग यूज होते हैं और उनमें से कौन सा फ्लैग है जो स्पेसिफाई करता है कि सेंडर हैज नो मोर डाटा टू ट्रांसमिट। तो यहाँ पे अब आपका आंसर या तो FIN या रीसेट RST, सिंक या फिर PSH। तो अगर इन चारों फ्लैग की बात करें तो आपका फिनिश आंसर हो जाएगा आपका ए वाला फिनिश। FIN इंडिकेट द सेंडर्स इंटेंशन टू क्लोज द कनेक्शन, इट इज यूज ड्यूरिंग द कनेक्शन टर्मिनेशन फेज। तो एक टाइप से जब डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं होता सेंडर के पास में तो वो FIN, तो ये वाला फ्लैग यूज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीसेट की, RST की, तो इट इंडिकेट एन इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन, इट कैन बी यूज टू रीसेट द कनेक्शन इफ एन एरर इज डिटेक्टेड और टू रिजेक्ट एन इनवैलिड सेगमेंट। और अगर हम सिंक की बात करें SYN, तो सिंक्रोनाइज यूज ड्यूरिंग द इनिशियल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट फेज। तो ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए इस फ्लैग का यूज होता है। लास्ट आपका पुश PSH इंडिकेट दैट द रिसीवर शुड पास द डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर इमीडिएटली विदाउट बफरिंग। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। तो ये स्पेसिफाई करता है कि सेंडर हैज नो मोर डाटा टू ट्रांसमिट, देयरफॉर क्लोज द कनेक्शन। नेक्स्ट है, इफ माई कंप्यूटेशंस आर करेक्ट एंड आई पे द इलेक्ट्रिक बिल देन आई विल रन आउट ऑफ द मनी। If I don't pay the electric bill, the power will be turned off. Therefore, if I don't run out of the money and the power is still on, then my computations are incorrect. तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। Converts this argument into logical notation using the variables C, B, R, P, four propositions of computations, electric bills, out of money and the power respectively. And negation means not. तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल गिवन है आपको। तो C का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटेशन, C का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटेशन। B का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल्स। P का मतलब है, P से पहले आता है R, तो R का मतलब है आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। तो ये नोटेशन गिवन है। लास्ट आपका P, पावर ऑन, P पावर ऑन। अब आपको यहां पे कन्वर्ट करना है इस आर्गुमेंट को इनटू लॉजिकल नोटेशन। तो पहली वाली स्टेटमेंट उठाते हैं यहां पे, इफ माय कंप्यूटेशंस आर करेक्ट एंड आई पे द इलेक्ट्रिक बिल। तो यहां पे एंड का यूज हुआ है, तो हम यहां पे एंड ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा इफ, तो कंप्यूटेशन के लिए सिंबल यूज हुआ आपका C एंड आई पे द इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए यूज हुआ आपका B। देन तो इफ, और ये आपका दिस इंप्लाइज देन, तो ये वाला यूज करते हैं हम यहाँ पे सिंबल।
दिस इंप्लाइज आई विल रन आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी के लिए आर यूज हुआ है, तो ये आपका आर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी कन्वर्ट हो चुकी है फर्स्ट वाली यहाँ पे, आई विल रन आउट ऑफ द मनी यहां तक। नेक्स्ट आपका इफ आई डोंट पे द इलेक्ट्रिक बिल, तो यहां पे अब हम यूज करेंगे एंड का, एंड इफ आई डोंट पे द इलेक्ट्रिक बिल, तो आई डोंट पे द इलेक्ट्रिक बिल, तो इलेक्ट्रिक बिल का नेगेशन, तो बी का नेगेशन कर देंगे यहां पे, क्या कर देंगे हम, नेगेशन ऑफ बी। द पावर विल बी टर्न ऑफ, दिस इंप्लाइज, तो दिस इंप्लाइज अगर आई डोंट पे द इलेक्ट्रिक बिल, दिस इंप्लाइज द पावर विल बी टर्न ऑफ, तो यहां पे पावर ऑन का मतलब है पी, तो इसका नेगेशन हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ पी। तो यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट कंबाइन होती है, ये और ये। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट बची, देयरफॉर इफ आई डोंट रन आउट ऑफ द मनी, आई डोंट रन आउट ऑफ मनी, तो आउट ऑफ मनी का है आर, आई डोंट का मतलब है नेगेशन ऑफ आर, तो देन नेगेशन ऑफ आर एंड द पावर इज स्टिल ऑन, तो एंड यूज कर रहा है ये, एंड पावर इज स्टिल ऑन, तो पावर ऑन का मतलब है पी। देन माई कंप्यूटेशंस आर इनकरेक्ट, तो दिस इंप्लाइज इनकरेक्ट, कंप्यूटेशन आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटेशन आर करेक्ट के लिए सी यूज किया जाता है, तो इनकरेक्ट के लिए नेगेशन हो जाएगा इसका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। तो ये मैच कर लो अब, इफ सी एंड बी दिस इंप्लाइज आर, तो मैच हो रहा है, एंड नेगेशन ऑफ बी दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, देन नेगेशन ऑफ आर एंड पी दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ सी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला यहाँ पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर यूजीसी नेट में, अभी भी आते हैं आपके, कोई भी यूजीसी नेट का एग्जाम हो इसमें एक या दो क्वेश्चन 100% मिलते हैं आपको। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो ये एक सी प्रोग्राम गिवन है, इसका आउटपुट बताना है। तो करेक्टर एस इक्वल टू, यहाँ पे एस नाम का एक एरे ऑफ करेक्टर गिवन है आपको, तो अगर इसको हम स्टोर करें मेमोरी के अंदर तो कैसे स्टोर होगा आपका, तो एरे ऑफ करेक्टर है आपका, यहाँ पे ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ई, एफ, जी और ये आपका एच। अब लास्ट में आपका यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एरे का नाम गिवन है एस, तो इसका बेस एड्रेस रहने वाला है, तो बेस एड्रेस मान लो 1000 है यहाँ पे, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 1001, इसका 1002, इसका 1003, क्योंकि करेक्टर ऑफ एरे यूज कर रहा है, तो इसका 1004, ये 1005, ये आपका 1006, 1007 और लास्ट आपका 1008। इंडेक्स नंबर की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो फर्स्ट वाली लाइन का मतलब ये है आपका करेक्टर ऑफ एरे स्टोर कर रहा है ये। अब नेक्स्ट लाइन की बात करें प्रिंट एफ परसेंटेज सी, तो परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है यहाँ पे, बट ये क्या प्रिंट करेगा आपका, करेक्टर प्रिंट करता है। किसके लिए यूज होता है, टू प्रिंट ए करेक्टर, तो ये करेक्टर प्रिंट करेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर गिवन आपका एस ऑफ 3, तो अगर हम एस ऑफ 3 की बात करें तो इंडेक्स नंबर 3 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे आपका कौन सा करेक्टर है यहाँ पे, डी, ये आपका एस ऑफ 3 है। अब इसके आगे इसने M% लगा दिया, मतलब एड्रेस, एड्रेस ऑफ S3 जो कि है आपका 1003, तो एड्रेस ऑफ ये हमें क्या मिला, इसका एड्रेस 1003, डी जो करेक्टर है वो किस पे स्टोर है, 1003 पे स्टोर है यहाँ पे, 1003 पे। अब इसके बाहर इसने एस्ट्रिक यूज किया है, तो इसका मतलब होता है वैल्यू एट, इसका मतलब होता है वैल्यू एट
1003, वैल्यू एट 1003। तो इस वाले इंडेक्स पे, तो इस वाले एड्रेस पे वैल्यू को एक्सेस करेगा ये। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फिर से वापस से हमें वैल्यू तो वही मिलेगी डी। डी एक कैरेक्टर है जिसको ये प्रिंट करेगा। तो स्पेसिफायर परसेंटेज सी, तो क्या प्रिंट करेगा डी। तो हमें इस लाइन का आउटपुट मिल चुका है। यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा डी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपका डी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ए आपका आंसर नहीं होने वाला, बी ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर सी या डी में से होगा। तो पहला करेक्टर हमें मिल चुका है, पहला करेक्टर मिला डी। अब सेकंड वाली लाइन की बात करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एस का यूज किस लिए किया जाता है। परसेंटेज एस ये प्रिंट करता है स्ट्रिंग s+4। तो s+4 का मतलब क्या है यहाँ पे कि s में +4 करने के बाद आपका यहाँ पे 1004 आएगा। क्या आएगा 1004। तो 4 कैरेक्टर के बाद, ठीक है, 4 कैरेक्टर ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले, क्योंकि 1 2 3 और 4, उसके बाद आपका आएगा 1004। तो पूरे स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर रहा है s+4, मतलब कि यहाँ पे ई के बाद, ई और ई के बाद पूरा कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाली लाइन का आउटपुट मिलेगा हमें ई एफ जी एच। तो हमें इसके बाद क्या मिला ई एफ जी और एच। अब नेक्स्ट लाइन की बात करें, परसेंटेज यू, प्रिंट ऑफ परसेंटेज यू। तो परसेंटेज यू किस लिए यूज करते हैं हम, अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे एस, ठीक है, तो एस का मतलब है जो यहाँ पे एस का जो एड्रेस है, एस का जो बेस एड्रेस है वो क्या है, बेस एड्रेस ऑफ एस इज 1000, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है, जो बेस एड्रेस है वो आपका गिवन भी है यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे s का जो बेस एड्रेस है वो 1000। तो परसेंटेज u क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे इस वाली लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 1000 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर को प्रिंट करता है, अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करता है। तो हमें यहाँ पे प्रिंट होकर ये मिलेगा। तो फाइनली आउटपुट ये आएगा आपका। अब ये आपका मैच हो रहा है यहाँ पे डी वाले ऑप्शन से, तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इनहेरिटेंस इज प्राइवेट द प्राइवेट मेथड्स इन बेस क्लास आर इन द ड्राइव क्लास। तो ये C++ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाए आपका ए वाला। व्हेन द इनहेरिटेंस इज प्राइवेट द प्राइवेट मेथड्स इन बेस क्लास आर इनएक्सेसिबल इन द ड्राइव क्लास। आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो ड्राइव क्लास में। अगर इनहेरिटेंस आपने प्राइवेट यूज किया है यहाँ पे, तो प्राइवेट मेथड्स वहां पे इनएक्सेसिबल हो जाएंगे आपके ड्राइव क्लास में। नेक्स्ट है द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री आर। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रावर्सल गिवन आपको, इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल है आपका डी बी ई ए एफ और आपका सी और जी। और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल भी गिवन है। प्री ऑर्डर में आपका गिवन है यहाँ पे ए बी डी ई सी एफ और आपका जी। द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इज। तो अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर में आपका रहता है, सबसे पहले आएगा आपका लेफ्ट, फिर आपका रूट, फिर आपका राइट। और प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर में आपका रहता है सबसे पहले रूट, फिर आपका लेफ्ट, फिर आपका राइट। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर हमें बता रहा है कि सबसे पहले रूट आएगा। प्री ऑर्डर क्या बताता है कि हमें सबसे पहले रूट आएगा। तो यहां से अगर हम ए को रूट मान ले, ए को रूट मान लेते हैं। अब ए इन ऑर्डर में चेक करो, ये रहा आपका ए। अब ए के लेफ्ट में ये आपके नोड है सारे, तो ए के लेफ्ट में कौन आएगा यहाँ पे, डी बी और ई, तीनों लेफ्ट में आएंगे।
और ए के राइट में आपका एफ, सी और जी, यहाँ पे एफ, सी और आपका जी। तो ए का हमें लेफ्ट और राइट भी पता चल गया। अब एक नोड आपकी बन चुकी है, रूट नोड आपने क्रिएट कर ली। नेक्स्ट लेफ्ट में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनमें से डी, बी और ई, इसमें से रूट कौन होगा? तो हमें प्री ऑर्डर ही बताएगा। फिर से प्री ऑर्डर में यहाँ पे बी आ रहा है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर बी आ रहा है तो इसका मतलब बी यहाँ पे आपका रूट नोड हो जाएगा। अब बी के लेफ्ट में, बी के राइट में कौन आएगा, ये हमें इन ऑर्डर बताएगा। तो यहाँ पे बी, ये रहा आपका। बी के लेफ्ट में आ रहा है आपका डी। तो बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में कौन आ रहा है? डी। और बी के राइट में ई आ रहा है। तो बी के राइट में ई, और इसको यहां से जोड़ दो। अब डी, बी, ई ये अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुके हैं। तो अगर अब एफ, सी और जी इनकी बात करें तो यहाँ पे डी कवर कर चुके ई। अब इसके बाद सी, एफ, जी, इनमें सबसे पहले आ रहा आपका सी। तो सी आपका रूट नोड हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट नोड हो गया आपका। अब सी के लेफ्ट में एफ आ रहा है। इन ऑर्डर से देख लिया हमने, सी के लेफ्ट में कौन आ रहा है? एफ। तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे एफ आ जाएगा। और इसके राइट में कौन आ रहा है? जी। तो यहाँ पे जी आ जाएगा। ये लो जी, आपका ट्री बन चुका है। अगर ट्री बन जाए उसके बाद तो बहुत ही आसान है यहाँ पे। और अब इसका हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड आउट करना है। पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर रहता है आपका सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट और लास्ट में आएगा रूट। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो रूट सबसे लास्ट में आएगा, रूट के लेफ्ट में जाएंगे, रूट सबसे लास्ट में आएगा, रूट के लेफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपका लेफ्ट नोड है क्योंकि इसके बाद कोई और नोड है ही नहीं। तो सबसे पहले ट्रैवर्स हो जाएगा आपका डी। अब ये आपका लेफ्ट है, तो इस लेफ्ट के राइट, मतलब यहाँ लेफ्ट हुआ है तो नेक्स्ट हम राइट में जाएंगे जो कि हो जाएगा आपका ई। अब आपका रूट नोड आएगा, लेफ्ट, राइट और रूट, तो आपका बी। तो यहाँ पे ये लेफ्ट आप कवर कर चुके हो, इसका लेफ्ट कवर कर चुके हो। अब इसका राइट आपको ट्रैवर्स करना है। अब राइट में गए तो यहाँ पे रूट नोड, तो रूट का लेफ्ट पहले आएगा, लेफ्ट आपका एफ, एफ के बाद यहाँ पे राइट आएगा जो कि है जी, फिर आपका रूट नोड आएगा जो कि है सी। अब आपने इसका राइट पार्ट भी कवर कर लिया, तो अब बचा कौन? ए, रूट नोड। तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, आंसर हो जाएगा डी वाला, डी, ई, बी, एफ, जी, सी, ए। Next, a level order traversal of a rooted tree can be done by starting from root and performing breadth first search, depth first search या root search या deep search। तो जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होता है आपका, इसका दूसरा नाम होता है आपका BFS, मतलब कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो BFS को ही हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग पोर्ट नंबर। तो सबसे पहला नंबर है आपका पोर्ट नंबर 23। तो ये यूज होता है आपका टेलनेट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम? टेलनेट में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसमें आपका रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन। तो पोर्ट नंबर टेलनेट का होता है 23। नेक्स्ट पोर्ट नंबर 25। तो ये यूज होता है SMTP के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपका आंसर है ईमेल। नेक्स्ट आपका 80। तो 80 पोर्ट नंबर आपका होता है HTTP प्रोटोकॉल का। तो इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब बचा कौन सा? 109 जो कि यूज होता है आपका यूजनेट, न्यूज। तो मैच हो गया आपका सारा का सारा यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 आपका मैच हो रहा है यहाँ पे रिमोट लॉगिन से, 25 आपका ईमेल,
80 आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका यूजनेट। तो ए का आंसर आ रहा है 3, तो ए का आंसर 3। तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो रहा है आपका, ए का आंसर 3 ये वाला होगा, फोर्थ वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है ये। और बी का आंसर आ रहा है फोर्थ, तो बी का आपका फोर्थ। और सी का आंसर आ रहा है 1 और डी का आंसर है यहाँ पे 3। सॉरी, फिर तो सही था ये, ए का आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, मैंने ही गलत यहाँ पे पढ़ लिया इसको, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेशन लेयर? डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट, सिमेंटिक ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, सिंक्रोनाइजेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, तो यहाँ पे जो डायलॉग कंट्रोल होता है आपका, डायलॉग कंट्रोल, और आपका टोकन मैनेजमेंट, टोकन मैनेजमेंट, और आपका सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये तीनों सेशन लेयर के फंक्शन है यहाँ पे। तो सेशन लेयर के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका मतलब ए कट गया, बी भी कट गया और डी भी कट चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। अब सिमेंटिक ये वाला जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर परफॉर्म करती है? ये प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्ट्रिक्शन इन क्लास लेस एड्रेसिंग? तो आपका एक क्लास फुल एड्रेसिंग होता है, एक आपका क्लास लेस एड्रेसिंग होता है। तो अगर हम क्लास फुल एड्रेसिंग की बात करें, क्लास फुल एड्रेसिंग की, तो वहां पे आपका जो एड्रेस होता है वो डिवाइडेड रहता है इनटू क्लास में, डिवाइडेड इनटू क्लासेस। कौन कौन सी क्लास यूज होती है वहां पे? आपकी क्लास ए, बी, सी, डी और ई, 5 क्लास में डिवाइड होता है। और हर एक क्लास के कोरोस्पोंडेंस यहाँ पे सबनेट मास्क भी होता है आपका, सबनेट मास्क, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी होता है। बट अगर क्लास लेस एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई क्लास में डिवाइड नहीं होता, नो क्लास आर डिफाइंड हेयर, नो क्लास। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है आपकी। फर्स्ट, आपकी नंबर ऑफ एड्रेसेस नीड्स टू बी ए पावर ऑफ 2, तो ये आपकी करेक्ट है। जो भी आपके एड्रेस है वो हमेशा 2 की पावर में रहने चाहिए, नंबर ऑफ एड्रेसेस। द मास्क नीड टू बी इंक्लूडेड इन द एड्रेस टू डिफाइन द ब्लॉक। तो भाई अगर ब्लॉक को डिफाइन करना है तो वहां पे आपको मास्क भी इंक्लूड करना होगा अपने एड्रेस में, कि कितने बिट का आप मास्क यूज कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यूज होता ही नहीं है, वो कब यूज होता है? जब आप क्लासेस यूज करते हो, और यहाँ पे क्लास लेस एड्रेसिंग है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। द स्टार्टिंग एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पे। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन रहती है आपकी क्लास लेस एड्रेसिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।